तो ये डिजीज है हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यानी इस डिजीज, ये भी तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन इस डिजीज से ज्यादातर जो इफेक्ट पड़ते हैं वो हीमोग्लोबिन पे पड़ते हैं। तो इस डिजीज को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यानी ये डिजीज हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। अब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज, होमोग्लोबिनोपैथीज। अब ये डिजीज दो टाइप्स में, इस डिजीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। नंबर वन इज क्वांटिटेटिव डिफेक्ट एंड द अदर इज द क्वालिटेटिव डिफेक्ट। तो इस डिजीज को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट एंड क्वालिटेटिव डिफेक्ट। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट में क्या होती है, ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ते हैं। ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ते हैं। एक्चुअली दो टाइप्स के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन एंड बीटा ग्लोबिन चेन। तो इनमें से या अल्फा ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन में इफेक्ट पड़ा हो, या दोनों अल्फा ग्लोबिन चेन्स में फॉर्मेशंस में डिफेक्ट हो, या दोनों बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस की ठीक से फॉर्मेशन में जो क्वांटिटेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, इस डिजीज को हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डिफेक्ट में। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट से रिलेटेड एक डिजीज के बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, तो क्वांटिटेटिव डिफेक्ट से एक डिजीज के बारे में पढ़ना है, दैट इज थैलेसीमिया। अब क्वालिटेटिव डिफेक्ट में क्या होते हैं, क्वालिटेटिव डिफेक्ट में ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। डिफेक्ट इन द ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन, डिफेक्ट इन द ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। दैट इज सिकल सेल एनीमिया, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें क्या होते हैं, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, change in the quantity of hemoglobin, इसमें change in the structure of hemoglobin। अब देखो, हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, वन इज द क्वांटिटेटिव डिफेक्ट एंड अदर इज द क्वालिटेटिव डिफेक्ट। In the type of quantitative defect, the synthesis of globin polypeptide chain is affected, either total absence or reduced synthesis of the four types of beta alpha and beta globin chain। अगर ठीक से अल्फा ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन नहीं हुआ तो भी क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, अगर ठीक से क्वालिटेटिव यानी बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन है तब भी क्वांटिटेटिव। लेकिन जहां सिंथेसिस सही तरीके से नहीं हुआ हो, जहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर डिफेक्ट हुआ, उस स्ट्रक्चर चेंज को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डिफेक्ट। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट से हमें एक डिजीज को पढ़ना है, दैट इज थैलेसीमिया, एंड क्वालिटेटिव डिफेक्ट से हमें एक को पढ़ना है, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया, अब डिजीज क्या है, सबसे पहले ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, जीन्स कहां प्रेजेंट होती है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। Disease is caused by sickle cell hemoglobin. Disease is caused by sickle cell hemoglobin. Disease is caused by sickle cell hemoglobin.
HbS. Disease is caused by sickle cell hemoglobin, that is HbS. It occurs due to single point mutation. It occurred due to single point mutation in the sixth codon. It occurred due to single point mutation in the sixth position codon of beta polypeptide chain. Beta polypeptide chain. It occurred due to point mutation in the sixth position codon of beta polypeptide chain. इधर देखो HbA में two normal alpha globin and two normal beta globin. Two normal beta globin. Two normal alpha globin and two normal beta globin. अब दूसरा देखो HbS में two normal alpha globin and two mutated beta globin. अब इस कंडीशन में ही ये क्या हो सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया हो सकते हैं. अब इधर देखो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल ANE, सिकल सेल एनीमिया ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. सिकल सेल एनीमिया. अब इधर देखो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है और इसके जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पे. इसके जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पे और इस डिजीज को कॉज करते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन. यानी इस डिजीज में हीमोग्लोबिन का शेप बाइकनकेव से इलोंगेटेड यानी सिकल जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं. इस सिकल सेल जैसे स्ट्रक्चर की वजह से ये सिकल सेल एनीमिया होती है. ठीक है, तो ये पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से होते हैं. बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसिस करने वाले जीन्स के सिक्स्थ पोजीशन के अमाइनो एसिड में, सिक्स्थ पोजीशन के अमाइनो एसिड में एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ये डिजीज होती है. आप इधर देखो अब इधर देखो हम बनाएंगे इस डिजीज के बारे में. 5 प्राइम से पहला अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5. चलो इससे अच्छा नहीं होगा, इससे बनाऊंगा. 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 5. सिक्स्थ अमाइनो एसिड इज GAG, फिर 7 फिर 8. अब हमें वहां तक नहीं जाना है. 7 and 8, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन देखो 3 प्राइम पे एक, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा का जब G होगा G के अपोजिट में क्या होंगे हमारे GC, A के अपोजिट में T और G के अपोजिट में C. फिर ये 5 प्राइम. ये हुआ एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो सिंथेसिस करते हैं
बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अमाइनो एसिड्स को। अब उनमें से ये अमाइनो एसिड जो 6th पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द 6, 7, 8। अब जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होती है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होती है तो देखो इसका पहले नॉर्मल कंडीशंस को दिखाऊंगा, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होती है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन, तो बिल्कुल पहले 5 प्राइम से 3 प्राइम, यानी जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होती है तो ये एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पे यूज होते हैं। कौन सा वाला है, जी, यानी सी एक्ट एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब यहाँ सी है, सी अब तो मैसेंजर आरएनए में जी आएगी, ठीक है। थाइमीन की जगह पे आएगा एडेनिन और साइटोसिन के जगह पे जी। दिस इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हुआ तो अमाइनो एसिड बनना शुरू होंगे। पहला अमाइनो एसिड वेलाइन, दूसरा अमाइनो एसिड हिस्टिडीन, तीसरा अमाइनो एसिड यूसाइन, फोर्थ अमाइनो एसिड थ्यूरोनाइन, फिफ्थ अमाइनो एसिड प्रोलीन, सिक्स्थ अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड GLU, फिर सेवंथ अमाइनो एसिड भी ग्लूटामिक एसिड। ये नॉर्मल केस है। दिस इज द नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। देखो अब ये नॉर्मल केस है। इस नॉर्मल केस में जब अमाइनो एसिड सीक्वेंस बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं, तो इस सीक्वेंस में हीमोग्लोबिन का शेप बिल्कुल नॉर्मल होती है, बाइकनकेव शेप। हीमोग्लोबिन का शेप इज फुली नॉर्मल, बाइकनकेव होती है। देखो बाइकनकेव शेप, सर्कुलर एंड बाइकनकेव। हीमोग्लोबिन का शेप सर्कुलर एंड बाइकनकेव। बाइकनकेव। तो जो नॉर्मल इंसान होती है उनमें बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन का पहला अमाइनो एसिड बनते हैं वेलाइन, दूसरा अमाइनो एसिड बनते हैं हिस्टिडीन, तीसरा अमाइनो एसिड बनती है ल्यूसीन, चौथा अमाइनो एसिड बनते हैं थ्यूरोनाइन, पांचवा अमाइनो एसिड बनते हैं प्रोलीन, छठा अमाइनो एसिड बनते हैं ग्लूटामिक एसिड, सातवां बनते हैं ग्लूटामिक एसिड। याद रखो, अब इस छठे अमाइनो एसिड की एक ही कोडॉन में, सिंगल कोडॉन में चेंज आने की वजह से, सिंगल कोडॉन में चेंज आने की वजह से यानी क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया। बस यहाँ पे सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होते हैं, ए इज रिप्लेस्ड बाय टी, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इन द 6th कोडॉन और अमाइनो एसिड। मैंने यहाँ लिखा था ऑकर सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इन द 6th पोजीशन कोडॉन। तो 6th पोजीशन की कोडॉन में सिंगल चेंज आने की वजह से ये डिजीज होती है। तो यहाँ पे ए इस, अब मैं इस डायग्राम को रिमूव करूंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा, ले लूंगा यहाँ पे। अब वो नॉर्मल कंडीशंस था, अब म्यूटेटेड कंडीशंस में देखो। जब म्यूटेशन होती है किसमें, पॉइंट, कौन सी म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। किसमें, 6th पोजीशन के कोडॉन में, 6th पोजीशन के कोडॉन में, यानी GAG है, ठीक है। एडेनिन, ADEN, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थाइमीन। बस यहाँ एडेनिन को रिप्लेस किया जाता है थाइमीन से। अब देखो
अच्छे से। 5 प्राइम पहला कोडॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5। अब छठे पे क्या आनी चाहिए? जी ए जी है। अब ए को रिप्लेस किया किससे? टी से, तो यहाँ पे जी टी जी, बस सिर्फ एक ही कोडॉन में रिप्लेसमेंट हुई, किस में? एडेनिन में। तो इस कंडीशंस में एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन। 6th पोजीशंस के कोडॉन, अमाइनो एसिड कोडॉन जी ए जी, इसको रिप्लेस किया किससे? जी टी सी से, जी टी सी से, जी टी सी से। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की भी सिंथेसिस होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहाँ जी होगा तो जी के कॉम्प्लीमेंट कहेंगे जी के सी, टी होगा तो ए, जी होगा तो सी। तो यहां बना था सी टी सी, यहां सी ए सी, सी ए सी, सी ए सी। दिस इज 5 प्राइम। अब ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो मैसेंजर आरएनए बनेंगे। ये है मैसेंजर आरएनए, कहां गए? मैसेंजर आरएनए एंड दिस इज अमाइनो एसिड। ठीक है, मैसेंजर आरएनए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सी है, सी जी, ये टेम्पलेट के तौर पे यूज करेंगे। ये ए है। अब मैसेंजर आरएनए में ए क्या पोजीशन में? थाइमिन, लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं आता, आरएनए में टी इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। थाइमिन को रिप्लेस किया जाता है किससे? यूरासिल से। सी है तो जी। यहाँ क्या आया था? जी ए जी, यहाँ क्या आया? जी यू जी, जी यू जी। क्यों? क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है। आरएनए में थाइमिन नहीं आते, थाइमिन की जगह पे क्या आती है? आरएनए में यूरासिल। आरएनए की जगह पे, सॉरी, थाइमिन की जगह यूरासिल। अब इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगी? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हुआ तो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होगी। पहला अमाइनो एसिड बिल्कुल वही रहेंगे, वेलाइन। दूसरा अमाइनो एसिड हिस्टिडीन। तीसरा अमाइनो एसिड ल्यूसाइन। चौथा अमाइनो एसिड थ्यूरोनाइन। पांचवा अमाइनो एसिड प्रोलीन। लेकिन अब यहाँ जी ए जी कोड करता था ग्लूटामिक एसिड को, लेकिन जी यू जी कोड करती है वेलाइन को। जी यू जी कोड करती है वेलाइन को। जी यू जी कोड करती है किसको? वेलाइन को। फिर इसके बाद नेक्स्ट फिर से ग्लूटामिक एसिड। बस अब इधर देखो, एक ही अमाइनो एसिड्स में चेंज आए। सिर्फ इस ग्लूटामिक एसिड इज ए पोलर साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड एंड दिस वेलाइन इज ए नॉन पोलर साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड। यहाँ ग्लूटामिक एसिड है, पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो लो पार्शियल ऑक्सीजन में पॉलीमराइजेशन नहीं होगी, तो बाई कनकेव शेप बना रहेगा। यहाँ वेलाइन है, ये एक नॉन पोलर, नॉन चार्ज साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। लो पार्शियल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इसका पॉलीमराइजेशन होगा, हीमोग्लोबिन का शेप चेंज होगी, इलोंगेटेड शेप होगा, सिकल सेल शेप होगी, जिसकी वजह से डिजीज होते हैं सिकल सेल एनीमिया, और उस ब्लड सेल में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, ये है म्यूटेटेड कंडीशन में। इस कंडीशन में होते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट ग्लूटामेट। पोलर साइड चेन containing amino acid, valine non-polar side chain containing amino acid. The mutant hemoglobin undergo
polymerization under low partial pressure of oxygen, under low partial pressure of oxygen, resulting in change in the shape of RBC from biconcave to elongated, biconcave to elongated। तो देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का शेप बाइकनकेव होती है, बाई और कनकेव, लेकिन जब म्यूटेशन होती है तो इस आरबीसी का शेप हो जाते हैं इलोंगेटेड। बस जिनमें इस शेप का आरबीसी होती है वो एक डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब मैं पी डिग्री चार्ट से दिखाऊंगा, इसको नोट कीजिए। अब इधर देखो किस कंडीशन में डिजीज हो सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं HbA। बिल्कुल दोनों एलील वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल है, नॉर्मल एलील है। अब क्या होगी, नॉर्मल एलील है तो नो डिजीज, नो सिकल सेल एनीमिया। क्यों? क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब दूसरा केस देखो HbA HbS हेटेरोजाइगस कंडीशन से। हेटेरोजाइगस तो इसमें भी कैरियर हो सकती है लेकिन नो सिकल सेल एनीमिया, याद रखना। क्योंकि एक एलील नॉर्मल है तो वो नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन चेन फॉर्मेशन करेंगे, तो जिसकी वजह से आरबीसी का शेप बाइकनकेव बना रहेगा, तो कोई सिकल सेल एनीमिया नहीं होगी। थर्ड केस में देखो HbS होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस रिसेसिव में इस कंडीशंस में क्या होगे, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब मैं पी डिग्री चार्ट से दिखाऊंगा, ठीक है। पहला कंडीशंस देखो, पहला केस फर्स्ट, मेल HbA HbS, फीमेल नॉर्मल HbA HbS। जब इन दोनों ने शादी की तो क्या होगा पॉसिबिलिटी, इधर देखो ये गैमीट बनाएंगे HbA HbS और ये भी गैमीट बनाएंगी HbA HbS, ठीक। HbA HbS HbA HbS HbA HbS। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, HbA, ये भी नॉर्मल HbA, बच्चा होंगे बिल्कुल नॉर्मल। कंडीशन सेकंड देख लीजिए, पापा ने इनहेरिट किया HbA और मामा ने HbS, ये बच्चा कैरियर होंगे, डिजीज नहीं हो सकता। अब तीसरा केस देख लीजिए, HbS HbA, HbA HbS, बच्चा हो सकता है कैरियर। तीसरा कंडीशन देखो, HbS HbS, बच्चा होगी सिकल सेल एनीमिया, बच्चे को होगी सिकल सेल एनीमिया, बच्चे को सिकल सेल एनीमिया। तो मुझे बताइए, अगर एक कैरियर मेल और एक कैरियर फीमेल, जो दोनों कैरियर है सिकल सेल एनीमिया के, तो उनके की प्रोबेबिलिटी कितने हैं, कितने % बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं, कितने % बच्चे कैरियर हो सकते हैं, कितने % बच्चे
सिकल सेल एनीमिया हो सकते हैं। तो योर आंसर इज 25% चाइल्ड नॉर्मल हो सकती है, 50% चाइल्ड या ऑफ स्प्रिंग हो सकती है कैरियर, और 25% चाइल्ड हो सकती है डिजीज यानी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया केस फर्स्ट। अब इस केस फर्स्ट को मैं पी डिग्री चार्ट से दिखाऊं, पी डिग्री एनालिसिस से दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? मेल नॉर्मल दिखाना पड़ेगा क्योंकि कैरियर है, फीमेल को भी नॉर्मल दिखानी पड़ेगी क्योंकि कैरियर है। कितने बच्चे हुए? पहला बच्चा, मान लो पहला बच्चा मेल चाइल्ड होगा लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरी बच्ची फीमेल, तीसरा फिर से लड़का, चौथा एक बच्ची। तो ठीक है, इधर देखो ये बिल्कुल नॉर्मल है तो नॉर्मल दिखाऊंगा, और ये कैरियर है, कैरियर है, ये भी कैरियर है, ये लास्ट वाला डिजीज है। अब यहाँ दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हो और इनके 4 बच्चों में से एक बच्चा डिजीज हो तो 100% दोनों माँ बाप में से एक या दोनों क्या हो सकते हैं, इस डिजीज के लिए कैरियर हो सकती है। तो लिखो HbA, HbS। तो ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है तो 2 ऑप्शन है, HbA ये भी हो सकते हैं, इसमें HbA HbS ये भी हो सकते हैं, इसमें भी यही HbA या HbA HbS। HbA तो ये प्योर एक दिखाऊं, ठीक है, हाँ ये हेटेरोजाइगस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। HbA HbS HbA HbS HbS HbS। केस फर्स्ट हो गया खत्म। अब केस सेकंड, और एक केस ये आप लोग कीजिए। मेल HbS HbS, फीमेल HbA HbS। अब इस बार मेल को पूरी तरह से सिकल सेल एनीमिया है, मेल को सिकल सेल एनीमिया है, फीमेल कैरियर है। अब इन दोनों ने आपस में शादी किया तो शादी से पहले गैमीट बनाएंगे, तो इस गैमीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे HbS। फीमेल गैमीट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज HbA HbS। अब फर्टिलाइजेशंस के द्वारा इन गैमीट्स का फ्यूजन होगा, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी है HbS HbA। तो मुझे बताओ बच्चा नॉर्मल होगा कि कैरियर होगा कि डिजीज होगी? बच्चा नॉर्मल होंगे लेकिन कैरियर है, दिखने में तो नॉर्मल होगी लेकिन है तो कैरियर। दूसरा देखो HbS HbS, बच्चे को होगी डिजीज सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। नंबर 3 देखो HbS HbA, बच्चा होगा कैरियर। एंड नंबर 4 HbS, बच्चे को होगी सिकल सेल एनीमिया। तो मुझे बताओ अगर एक सिकल सेल डिजीज कैरिंग मेल और फीमेल marries with a carrier female or male, what will be the probability of their offspring having sickle cell anemia or normal? तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, 4 बच्चों में से 2 कैरियर है, 2 को सिकल सेल एनीमिया है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? 50% डिजीज हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया हो सकती है, 50% कैरियर हो सकती है, फुली होमोज अगर नॉर्मल 0%, ठीक है। तो इसको पी डिग्री चार्ट से दिखाओ, इसी को पी डिग्री चार्ट से दिखाओ। मेल इफेक्टेड, फीमेल कैरियर,
बच्चे 4, बच्चे 4, तो पहला बच्चा कैरियर, दूसरे बच्चे डिजीज, तीसरा बच्चा कैरियर, चौथा नहीं, यहाँ पे इसको भी डिजीज दिखा, कोई इश्यू नहीं, ये नॉर्मल रखो। तो इसका जीनोटाइप पापा का क्या हो सकता है? HBS HBS। मम्मी का जीनोटाइप HBA HBS। बच्ची नॉर्मल है HBA HBS 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 HBA HBS। ये हुआ पीरियड चार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। तो ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में था, तो ये खत्म हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिजीज, दैट इज थैलेसीमिया। वी विल डिस्कस थैलेसीमिया इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो थैलेसीमिया क्या है? दिस इज एन autosomal blood related recessive disorder. Thalassemia is an autosomal blood related disorder. तो उससे क्या होता है? A reduced rate of alpha or beta globin chain of hemoglobin. तो थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो जिन इंसान में, जिन इंडिविजुअल्स में थैलेसीमिया होती है, उनमें या तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का फुल फॉर्मेशन नहीं होती है या बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन्स में 2 टाइप के प्रोटीन्स के पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन चेन होते हैं, एक तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरा बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यानी अगर जिन इंडिविजुअल्स के हीमोग्लोबिन्स में अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस नहीं हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, और जिन इंडिविजुअल्स में बीटा ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया के 2 टाइप्स हैं। तो थैलेसीमिया 2 टाइप्स के हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया 2 हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया मीन्स लैक या रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन। Synthesis of alpha globin chain, rate or reduced synthesis of alpha globin chain। बीटा थैलेसीमिया में लैक और reduced synthesis of बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो, यानी जिन इंडिविजुअल्स में थैलेसीमिया होती है, तो सबसे पहला थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल ब्लड रिलेटेड रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर, ये रिसेसिव डिजीज है। इससे क्या होते हैं, या तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का या बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं होते। हीमोग्लोबिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरा बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इन दोनों में से किसी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ होते हैं, तो या उनकी फॉर्मेशन की क्वांटिटी में अगर कुछ वेरिएशन आ रहे हैं उसे हम कहते हैं थैलासीमिया। अब देखो, थैलासीमिया को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन पे इफेक्ट पड़ा है। अब अल्फा थैलेसीमिया के लिए जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। पहले ऐसे लिखेंगे, देखो, 2 क्लोज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स।
दो क्लोजली लिंक्ड जीन जो बैक टू बैक क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है अल्फा थैलेमस। टू क्लोजली लिंक्ड जीन, उन जीन्स का नाम है HBA1 और दूसरा HBA2। तो ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। वो कौन सी क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट पे है। जीन्स प्रेजेंट हैं ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है बैक टू बैक। देखो अल्फा थैलेसीमिया के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। ये लिंक जीन है, दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब मैं देखो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 16 को शो करूंगा, ठीक है। यहाँ मैं शो करूंगा क्रोमोसोम नंबर 16 को, यहाँ मैं शो करूंगा क्रोमोसोम नंबर 16। अब इस क्रोमोसोम नंबर 16 पे दोनों जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन से? अल्फा थैलेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट है HBA1 जीन, इधर देखो। तो इसके सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट होगा। दिस इज HBA1। तो इसी तरह दूसरा जीन भी काफी क्लोजली लिंक है। ये है HBA2। अब देखो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 16। ये क्रोमोसोम नंबर 16 है। अल्फा थैलेसीमिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट जीन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। अल्फा थैलेसीमिया के लिए दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है और दोनों जीन जो है लिंक जीन है। लिंक जीन मीन्स दो जीन्स आर वेरी क्लोजली प्रेजेंट ऑन स्पेसिफिक क्रोमोसोम। स्पेसिफिक क्रोमोसोम यानी एक क्रोमोसोम पे दो जीन जो काफी करीब है, एक दूसरे के बहुत नजदीक है, बैक टू बैक है, तो उस जीन्स को हम कहते हैं लिंक जीन। अब देखो अल्फा थैलेसीमिया के लिए जो जीन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे। और उन जीन्स का नाम HBA1 के दो, HBA2। अब बीटा थैलेसीमिया के लिए सिर्फ एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है। बीटा थैलेसीमिया के लिए सिर्फ एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है, सिंगल जीन कंट्रोल्स। तो उस जीन्स का नाम है HBB जीन। उस जीन का नाम है HBB जीन, सिंगल जीन कंट्रोल्स। और उसके जीन्स प्रेजेंट हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 11। अल्फा थैलेसीमिया के लिए जीन्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे। और अल्फा थैलेसीमिया के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल है। टू लिंक जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा थैलेसीमिया एंड बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। अब देखो यहाँ मैंने होमोलॉगस क्रोमोसोम दिखाया क्रोमोसोम नंबर 16 के HBA1 के दो कॉपी, HBA2। इनमें से अगर मैं आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप की कब थैलेसीमिया हो सकती है। अब दूसरा बीटा थैलेसीमिया के लिए जीन्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। और इस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं सिर्फ एक ही जीन एंड दैट जीन इज HBB जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो प्रेजेंट कहाँ पे? ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो उस जीन का नाम है HBB जीन, ठीक है। अब देखो कब थैलेसीमिया हो सकती है, तो ये मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। होप आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा। तो बीटा थैलेसीमिया के लिए सिर्फ एक ही जीन रेस्पॉन्सिबल है, दैट जीन इज BB जीन, और वो जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अब इधर देखो, चलो पहले इसको नोट डाउन करो।
अब इधर देखो अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया कब हो सकती है? अब मैं अल्फा थैलेसीमिया की बात करूंगा यहां पे। HbA1, 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 HbA1। अब यहां मैं एक सिंबल से दिखाऊंगा, यहां मैं दिखाऊंगा सिंबल, ठीक है। ये है नॉर्मल या वाइल्ड टाइप, ये है म्यूटेटेड। अब देखो पहला केस में दोनों क्रोमोसोम नंबर 16 के मैंने होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को बनाया। अब यहाँ पे थैलेसीमिया के लिए जीन्स प्रेजेंट हैं, HbA1, HbA1। अच्छा ये HbA2, HbA2, HbA2। अब जिस जीन्स को मैंने वायलेट कलर से दिखाया, इसका मतलब ये दोनों जीन्स फुली नॉर्मल है, दोनों जीन फुली नॉर्मल है। तो इस केस में क्या होगा, बीटा पॉलीपेप्टाइड यानी अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का पूरा सिंथेसिस होगा, नो म्यूटेशन। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होगी क्योंकि दोनों जीन नॉर्मल है। तो नो थैलेसीमिया, नो अल्फा थैलेसीमिया, नो अल्फा थैलेसीमिया। अब केस नंबर सेकंड देख लीजिए। अब देखो केस नंबर सेकंड, ये केस फर्स्ट, क्या इस केस में यानी थैलेसीमिया होगी, अल्फा थैलेसीमिया नो। अब केस सेकंड, केस सेकंड यहां पे मैंने दिखाया HbA1 फुली नॉर्मल है, HbA1 ये भी नॉर्मल है। तो दोनों HbA1 नॉर्मल है, तो यहाँ तो जो ये पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करते हैं वो तो होगी, लेकिन HbA2 एक नॉर्मल है, दूसरा HbA2 के दूसरे एलिल म्यूटेटेड है। म्यूटेटेड को मैंने एस्टेरिक से भी दिखाया और वायलेट कलर से। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सिंथेसिस होगी, क्योंकि अगर रिसेसिव होता तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता। अब इधर देखो ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, क्या करते हैं क्वांटिटी पे। यहाँ 3 है, इसके भी दूसरे एलील है, इसका मतलब यहाँ पे भी पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगी। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, नो अल्फा थैलेसीमिया, नो अल्फा थैलेसीमिया। अब तीसरा केस देख लीजिए। अब इस केस में देख लीजिए, इस केस में यहाँ HbA1 म्यूटेटेड है, HbA1 इसके दोनों एलील म्यूटेटेड है। तो इसका मतलब इस केस में थैलेसीमिया हो सकते हैं, इस केस में थैलेसीमिया हो सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल है HbA2 के, HbA2 इसके द्वारा तो पॉलीपेप्टाइड चेन पे इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दोनों एलील अगर म्यूटेट होगा तब जाके वो पर्टिकुलर एंजाइम या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो यहाँ HbA1 HbA1 तो इस वक्त क्या हो सकते हैं, डिफेक्ट इन अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन पे डिफेक्ट होगी, तो उससे क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया की चांसेस है, अल्फा थैलेसीमिया होगी, अल्फा थैलेसीमिया होगी।
अब देखो तीसरा केस, देख तीसरा तो हमने पढ़ा, केस 4। अब यहां पे क्या होगा, HbA1 ये ठीक है, HbA1 ये म्यूटेटेड है, HbA2 ये नॉर्मल है, HbA2 ये म्यूटेटेड है। तो बताइए इस केस में, केस नंबर 4, तो बताइए इस केस में थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया होगा या नहीं होगा? तो नो अल्फा थैलेसीमिया, नो अल्फा थैलेसीमिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये एक नॉर्मल एंजाइम के लिए कोड करेंगे, तो इसकी वजह, अगर दोनों कंडीशंस में अगर इसके दोनों एलील म्यूटेटेड होता है, HbA2 के भी दोनों एलील म्यूटेटेड होता, तब जाके पॉसिबिलिटी थी अल्फा थैलेसीमिया की। ठीक है, अब लास्ट केस, HbA1 ये भी म्यूटेटेड, HbA2 ये भी म्यूटेटेड, HbA1 ये भी म्यूटेटेड, HbA2 ये भी म्यूटेटेड। नो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस, नो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस, यानी बिल्कुल अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेंगे, तो 100% क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया होगी। इस कंडीशंस में 100% अल्फा थैलेसीमिया होगा। तो देखो अल्फा थैलेसीमिया में यानी ये क्वांटिटी डिफेक्ट करते हैं, अगर एक जीन्स के दोनों एलील डिफेक्ट होगा तो उससे थोड़ा और इफेक्ट पड़ सकते हैं, अगर दोनों जीन्स के एलील पूरी तरह से डिफेक्ट होगा तो उससे पूरा यानी थैलेसीमिया हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद बीटा थैलेसीमिया, देखो बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया कब हो सकते हैं? बस बीटा थैलेसीमिया को तो कंट्रोल करती है सिर्फ एक ही जीन, एक ही जीन, उस जीन का नाम है HBB। अब मैं यहां क्रोमोसोम्स को दिखाऊंगा, ये क्रोमोसोम नंबर 11, ये भी क्रोमोसोम नंबर 11, ये भी क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 11 11 11। अब इधर देखो बीटा थैलेसीमिया कब हो सकते हैं? यहाँ HBB दोनों एलील पूरा नॉर्मल हो, नॉर्मल एलील हो, HBB दोनों नॉर्मल एलील, तो नो बीटा थैलेसीमिया है। इस कंडीशन में बीटा थैलेसीमिया नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो HBB एक ठीक है, HBB दूसरा म्यूटेटेड है। इस कंडीशन में हेट्रोजाइगस कंडीशंस में HBB म्यूटेटेड, हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस, तो क्या इस कंडीशन में बीटा थैलेसीमिया होगा? नो बीटा थैलेसीमिया, नो बीटा। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक एलील नॉर्मल है, तो नॉर्मल होगा तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी वजह से बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगी, तो बीटा थैलेसीमिया नहीं होगी। अब इस कंडीशन में देखो HBB ये भी म्यूटेटेड, HBB ये भी म्यूटेटेड, दोनों म्यूटेटेड है, HBB म्यूटेटेड, HBB म्यूटेटेड, ये प्योर होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस, तो इस कंडीशन में ही बीटा थैलेसीमिया होगी, बीटा थैलेसीमिया होगी। तो बीटा थैलेसीमिया होने के लिए क्या चाहिए? दोनों
एलील्स HBB जीन्स के अगर डिफेक्टिव हो, म्यूटेटेड हो, उस कंडीशन में ही बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं होगी, उस कंडीशन में ही उस इंसान को बीटा थैलेसीमिया हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा। अब इधर देखो, एक मेल उसने शादी की एक फीमेल के साथ। अब वो मेल है एक कैरियर बीटा थैलेसीमिया के लिए HBB दूसरे एलील को मैं म्यूटेटेड, फीमेल को फुली हीमोफिलिया यानी अब एक मेल एक फीमेल है, मेल BB है और थैलेसीमिया के लिए दूसरा एलील म्यूटेटेड है, फीमेल हो थैलेसीमिक फीमेल है, यानी थैलेसीमिक फीमेल का जीनोटाइप कैसे दिखाऊं, HBB म्यूटेटेड। ठीक है, अब ये दोनों गैमीट बनाएंगे। सबसे पहले ये दोनों गैमीट बनाएंगे तो ये दो टाइप के गैमीट बनेंगे। पहला गैमीट HBB और दूसरे गैमीट में म्यूटेटेड वाला HABBB जाएंगे। ये भी गैमीट बनेंगे लेकिन सेम टाइप के HBB म्यूटेटेड, HBB ये भी म्यूटेटेड। ठीक, अब फर्टिलाइजेशंस के द्वारा इन गैमीट्स का फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशंस के द्वारा फ्यूजन होगी तो पहला कंडीशन में HBB फादर ने कंट्रीब्यूट की, मदर से HBB म्यूटेटेड आए। अब ये बच्चा चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो हो सकती है कैरियर, राइट। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, HBB फादर ने मम्मा ने HBB ये म्यूटेटेड है, ये भी हो सकती है कैरियर। थर्ड कंडीशन देख लीजिए, पापा ने कंट्रीब्यूट किया है, म्यूटेटेड HBB म्यूटेटेड, मामा ने भी HBB म्यूटेटेड, तो बच्चे को क्या हो सकता है, बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अब नंबर 4 केस देख लीजिए, पापा ने भी कंट्रीब्यूट किया एक म्यूटेटेड HBB एलील और मामा ने भी कंट्रीब्यूट किया HBB म्यूटेटेड एलील, तो इस बच्चे को भी हो सकता है बीटा। अब मुझे बताइए, अगर एक कैरियर मेल या कोई कैरियर फीमेल हो, वो शादी करेंगे एक थैलेसिक मेल और फीमेल के साथ, उस कंडीशंस में क्या प्रोबेबिलिटी रहेंगे कि उनके बच्चों में बीटा थैलेसीमिया हो? तो इस कंडीशन में एक फुली थैलेसेमिक हो पेरेंट, एक दूसरा पेरेंट कैरियर हो, उस कंडीशन में उनके 50% ऑफ सिबलिंग्स कैरियर हो सकते हैं और 50% जो है वो डिजीज हो सकती, डिजीज यानी थैलेसीमिया। ठीक है, अब इसी को मैं P डिग्री चार्ट से भी दिखाऊंगा, एक मेल जो कैरियर थी थैलेसीमिया के लिए, बीटा थैलेसीमिया के लिए, उसने शादी किया एक फीमेल के साथ जो फुली डिजीज थी, जिनको बीटा थैलेसीमिया थी। ठीक है, अब उनके बच्चे हुए, फॉर एग्जांपल पहला बच्चा चाहे लड़का हो, ऑटोसोम में इक्वल इफेक्ट रहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। अब मान लो मैंने इस लड़की को दिखाई थैलेसीमिया और इसमें से इस लड़के को दिखाया थैलेसीमिया, तो मुझे बताओ इस लड़की का जीनोटाइप क्या होगी? HBB एस्ट्रिक लगाओ, HBB एस्ट्रिक लगाओ, यानी तो मामा का HBB एस्ट्रिक, पापा का जीनोटाइप एक HBB नॉर्मल होगी, दूसरा HBB म्यूटेटेड हो गए। अब ये बच्चा कैरियर है, HBB नॉर्मल, HBB म्यूटेटेड, HBB नॉर्मल, HBB म्यूटेटेड। अब HBB ये भी म्यूटेटेड और HBB ये भी म्यूटेटेड। ठीक है, तो ये मैंने P डिग्री से दिखाया। तो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। तो थैलेसीमिया इज ए ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर controlled by 3 types of genes, and alpha thalassemia is controlled by 2 linked gene, that is HBA1 and HBA2, and beta thalassemia is controlled by a single gene, that is HBB. The quantity of gene which is affected determine the quantity of the thalassemia. So the thalassemia is a quantitative defect occurred in the hemoglobin, whereas sickle cell anemia is the qualitative defect occurred in the hemoglobin. तो अभी तक हमने ऑटोसोमल डिजीज के बारे में पढ़ा, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के बारे में, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में, और अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे?
जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिनसे हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम कुछ डिजीज पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के डिजीज को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।